नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था पढ़ेंगे, शिशु के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा था गर्भावस्था के बारे में। यदि आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और अब तक टोटल रिट साइकोलॉजी के 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अब मैं पूछने जा रही हूँ आज की जो क्विज स्टार्ट कर रखी हमने 50 क्वेश्चंस की, 50 प्रश्नों की, उसका तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व क्या होती हैं? सामान्य प्रकार की होती है। मतलब जब बालक विशिष्ट करता है ना प्रतिक्रिया, उससे पहले क्या होती है? उसकी सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये कथन किसने कहा है वो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और जैसे कि बालक का जो विकास होता है ना, विकास की प्रक्रिया में बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशेष क्रियाएं करता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे। तो इसका आंसर वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा। जल्दी से जाइए नीचे कमेंट बॉक्स पर और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि ये कथन किसका है, किसने कहा है ये कथन कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 8 यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7 शिशु अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फेंसी। ठीक है, तो देखिए जो शिशु अवस्था होती है ये है सीखने का आदर्श काल। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है, और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। मतलब सीखने का आदर्श काल और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। और ये जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था है। देखिए अभी हमने जब विकास की बात कर रहे थे, हम विकास की अवस्थाओं की बात, तो उसमें हमने पहली अवस्था पढ़ा था गर्भावस्था। तो वो गर्भावस्था जन्म से पहले की अवस्था है। गर्भावस्था कब की अवस्था है? जन्म से पहले की अवस्था। मोस्टली हम पढ़ते यही हैं कि जो जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जन्म के बाद अगर बात करें तो ये जन्म के बाद पहली अवस्था है। कौन सी? शिशु अवस्था। ठीक है, जन्म के पश्चात विकास की प्रथम अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शिशु अवस्था कहलाती है। और शिशु अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। कौन सा काल है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और देखिए ये जो अवस्था है ये कब तक मानी जाती है? 5 वर्ष तक मानी जाती है। अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक। और इस नवजात शिशुओं का इसमें आकार देखिए, जन्म के पश्चात विकास की प्रथम अवस्था है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए इसमें आकार, अगर बात करें नवजात शिशुओं के आकार की तो 19.5 इंच होता है। कितना आकार होता है नवजात शिशु का? आकार 19.5 इंच होता है। पौंड की बात करें भार की तो 7.5 पौंड इसमें भार होता है। किसका? नवजात शिशु की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए बच्चे के बारे में। और इस उम्र में क्या होता है? बच्चा माँ के दूध पर ही निर्भर करता है, माँ का दूध पीता है ना। और देखिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? खिलौने की आयु। कौन सी अवस्था? शिशु अवस्था। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था को कहा गया है? शिशु अवस्था को कहा गया है। इसके अलावा अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी किसको कहा गया है? शिशु अवस्था को कहा गया है। ठीक है, देखिए जो आधुनिक शताब्दी है, आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। किसकी शताब्दी? बालक की शताब्दी कहा गया है। किसको कहा गया है? आधुनिक शताब्दी को। और इसी कारण ये आधुनिक शताब्दी जो है बालक की शताब्दी कहे जाने का कारण क्या है? इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्था, बालक और उसके विकास की जो अवस्था है इसके संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं और कर भी रहे हैं मनोवैज्ञानिक। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब अवस्थाओं में जो शेष अवस्था होती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। कौन सी अवस्था को? शेष अवस्था को। ठीक है, उनका क्या कहना है मनोवैज्ञानिकों का कि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए ये भावी जीवन की आधारशिला कही गई है। कौन सी अवस्था? शेष अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बालक की हो रही है। जो शेषावस्था होती है इसमें
मतलब जो बालक होता है ना, ये अवस्था ऐसी है शेषावस्था, इसमें बालक का जितना अधिक निरीक्षण करेंगे, जितना अधिक उसको निर्देशन करेंगे, गाइडेंस देंगे और उसका निर्देशन करेंगे, तो उतना ही अधिक उसका उत्तम और उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होगा। मतलब जो उसका विकास होने वाला है ना, जैसे विकास होता है नॉर्मली, तो उसका अगर ज़्यादा अच्छे से उसको गाइड करेंगे, अच्छे से निर्देशन देंगे और अच्छे से निरीक्षण करेंगे उसका, तो जो उसका विकास और जीवन दोनों ही बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शेष अवस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ जो कि एग्ज़ाम में रिलेटेड आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, कुछ भी परिभाषा टाइप में दे दी जाती हैं और आपसे उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसको हम याद रखेंगे एक शानदार ट्रिक के साथ। और ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि कैसी लगी आपको ट्रिक। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं पहली जो है विचार कथन, ये किसका है? क्रो एवं क्रो का। क्रो व क्रो, ठीक है। क्रो क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। क्या कह रहे हैं? ये जो 20वीं शताब्दी है इसको बालक की शताब्दी कहा है इन्होंने, है ना। तो इसको हम याद रखेंगे कैसे? देखिए, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। अब हमको इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे क्रो, ठीक है। अब क्रो जो है कौवा, क्रो इंग्लिश में बोलते हैं, कौवे को क्रो बोलते हैं, है ना। तो क्रो 20 बिस्किट ले गया। बिस्किट आते हैं ना 20, तो क्रो ने क्या किया? क्रो बच्चे का, बालक का 20 बिस्किट ले गया। तो आप इससे याद रख लेंगे क्रो 20वीं 20। अब देखिए जो 20 है, 20 है, इसको 20 को हिंदी में बोलते हैं 20। तो इससे आप याद रख लेंगे कि क्रो 20 ले गया, मतलब 20 बिस्किट ले गया। बिस्किट से बिस्किट याद रख लीजिए, 20वीं बिस्किट, ठीक है। तो क्रो 20 ले गया। क्रो यानी कौवा, है ना। क्रो क्या ले गया? 20 बिस्किट ले गया। और इसके आगे देखिए एक और है क्रो की। अब क्या हुआ कि क्रो 20 ले गया। जब वो बिस्किट ले गया तो बिस्किट कितने लेके गया क्रो? अब देखिए एक और क्रो है, क्रो की है दो, आपको इसके कथन याद रखने। एक तो ये हो गया पहले कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का है, किसने? क्रो ने, ठीक है, क्रो ने। अब एक और है क्रो व क्रो। शेषावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। जो शेषावस्था होती है ना, ये औसतन जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं। बच्चा रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। ये ऐसा कौन कह रहे हैं? क्रो व क्रो कह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शेषावस्था है वो जन्म से कब तक चलती है? 5-6 वर्ष तक चलती है। और इसमें जो संवेदनात्मक मार्ग होता है ना, बच्चे का मार्ग कार्य करने लग जाता है, मतलब जो इमोशंस होते हैं ना बच्चे की, वो कार्य करने लग जाते हैं। इसमें बच्चा क्या सीखता है? रेंगना सीखता है, चलना सीखता है और बोलना सीखता है। तो अभी हमने याद करा क्रो क्या ले गया? 20 बिस्किट ले गया। पहले में हमने याद कर लिया। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए क्रो 20 जो बिस्किट है वो ले गया क्रो। अब देखिए 5-6 बिस्किट ले जाने पर, अब क्रो तो 5-6 बिस्किट ले गया, लेकिन बच्चा तो क्या है? बच्चा तो नादान है। अगर कोई इसका बिस्किट ले लेता है तो वो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगा, बच्चा नहीं छोड़ेगा ना। बालक को तो लगेगा तो कि मुझे तो वापस चाहिए बिस्किट। तो बालक जब 5-6 बिस्किट क्रो ले गया, तो क्रो 5-6 बिस्किट ले जाने पर क्या हुआ? बालक संवेदनशील हो गया, इमोशनल हो जाते हैं ना बच्चे, जैसे रोते हुए आते हैं, मम्मा मेरी इसने चीज़ ले ली, मम्मा इसने ये कर दिया, बोलते हैं ना छोटे बच्चे। तो ऐसे ही जब क्रो ने उसके बिस्किट ले लिए, 20 बिस्किट ले लिए, तो वो रोएगा, वो इमोशनल होगा, है ना। और बालक क्या होगा? संवेदनशील हो गया। और संवेदनशील होकर उसने क्या किया? अपना बिस्किट लेने के लिए वो कहाँ पर गया? रेंग कर चलने लग गया। क्रो तो उड़ गया, क्रो तो चला गया। अब बालक को, बच्चे को क्या लगा कि मैं रेंग कर वो अपना बिस्किट ले लूँगा। तो वो क्या करा? उसने क्या किया? बिस्किट लेने के लिए रेंग कर चलने लगा। ये एक याद करने का तरीका है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। ये एक याद करने का तरीका है कि आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाए कि जो क्रो की बात हुई थी तो मैम ने क्या बताया था, आपको ये तुरंत याद आ जाएगा कि क्रो क्या ले गया था? 20 बिस्किट ले गया था। उसके बाद क्या हुआ था? बालक इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था। उसमें
अब देखिए इमोशन से आप याद रख लेंगे ये संवेदनात्मक मार्ग, ठीक है। अब इसमें ये 2-4 चीज़ें तो होती हैं, जो शब्द आप पकड़ लेंगे तो फिर पूरी परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने याद कर लिया करो, संवेदनात्मक मार्ग याद कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, बच्चा रेंग कर चला, तो ये चीज़ आपने याद कर ली, और 5-6 बिस्किट लेके गया था, 5 या 6 वर्ष यहाँ दे रखें। तो इस तरीके से आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी, है ना। सेकंड नंबर पे देखिए एडलर। एडलर क्या कह रहे हैं, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो देखिए एडलर क्या कह रहे हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, यानी कि बालक का जब जन्म हुआ ना बच्चे का, उसके कुछ महीने बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है, मतलब ये बताया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ऐसा कौन कह रहे हैं, एडलर कह रहे हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आपने ऐड देखा है, ऐड जिसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, है ना। तो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो न्यूज़पेपर में एक निश्चित स्थान पर लगता है। इस तरीके से याद कर लीजिए, न्यूज़पेपर आता है, सबके पास आता होगा। अब न्यूज़पेपर में आपने ऐड भी जरूर देखे होंगे, कोई इस तरफ लगे रहते हैं, कोई इस तरफ लगे रहते हैं, और इस तरफ खबरें लगी रहती हैं, ऐसा होता है ना। तो ये मान के चलिए आप कि जैसे जो ऐड है उसका क्या है, निश्चित स्थान है, मतलब जो ऐड है वो निश्चित स्थान पर है। तो इससे आप याद रख लेंगे, एडलर ने क्या कहा, निश्चित स्थान कहा है कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही आप क्या बता सकते हैं कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे स्ट्रेंग। स्ट्रेंग क्या कह रहे हैं, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शील्यांश करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में, देखिए जो बच्चा जब पैदा होता है, मतलब 0 से लेके, मतलब पैदा होते ही 2 वर्ष तक क्या करता है बालक, अपने भावी जीवन का शील्यांश करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। मतलब ये तो कह रहे हैं स्ट्रेंग कि वो अपना जो भावी जीवन का शील्यांश कर देता है प्रथम 2 वर्षों में, लेकिन क्या होता है उसकी जो किसी भी आयु में, मतलब किसी भी उम्र में उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब परिवर्तन तो संसार का ही नियम है, होता रहता है, चलता रहता है परिवर्तन, तो परिवर्तन तो हो सकता है किसी भी आयु में, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान जो है सदैव बने रहते हैं। मतलब वो जो मॉडल है, जो प्रवृत्ति है बच्चे की, वो बनी रहती है उसमें। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए टैंग आपने पिया है, जैसे रसना आता है ना, एक टैंग आता है पीने का ड्रिंक, है ना, जैसे रसना होता है ना, सेम वैसे ही होता है, टैंग बोलते हैं उसको। तो टैंग कोई भी आयु का बालक पी सकता है, इसको आप याद रखिए। जो टैंग है ना, पीने वाली चीज़ है एक टैंग, तो इस टैंग को कोई भी आयु का बालक जो है वो पी सकता है, ठीक है, पी सकता है। पर पहली बार पीने का जो स्वाद उसको पहचानेगा ना, वो पहली बार जो पिएगा, तो वो स्वाद, तो पहली बार जो उसने पिया है, जो पहली बार पिया उसने, तो उस पहली बार पीने का जो स्वाद है उसका, वो स्वाद का प्रतिमान, मतलब जो उसका मॉडल फिक्स हो गया कि ये इस तरीके का स्वाद इसका लगता है, चाहे वो कोई सा भी फ्लेवर हो, ऑरेंज फ्लेवर हो, तो वो उसका हमेशा बना रहेगा। वो कभी भी टैंग को देखेगा, चाहे वो किसी भी आयु का हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, तो वो पहचान जाएगा ये टैंग कौन से फ्लेवर वाला है, ऑरेंज फ्लेवर वाला है, इसको मैंने पिया था, ऐसा स्वाद आया था। अगर स्वाद अच्छा लगा तो याद रहेगा, स्वाद गंदा लगा तो उसको याद रहेगा। तो इसको इस तरीके से याद करिए, स्ट्रेंग जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शील्यांश करता है, और किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, और प्रारंभिक प्रवृत्तियों और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। मतलब टैंक पीने के बाद उसको हमेशा याद रहता है ना, वो प्रतिमान जो मॉडल उसका फिक्स हो गया वो बना रहेगा हमेशा के लिए, और किसी भी आयु का वो हो जाए तो लेकिन वो उसको पता रहेगा उसका स्वाद। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे गुड एनफ। गुड एनफ क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, गुड एनफ कह रहे हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, जो मेंटल ग्रोथ होती है ना, मेंटल डेवलपमेंट, वो होता है ना, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब जो 3 साल की उम्र होगी ना बच्चे की, तो उसका आधा विकास तो हो जाएगा। कब तक, 3 वर्ष की आयु तक, जितना भी होता है टोटल का, मतलब मानसिक विकास जितना भी एक बच्चे में, बालक में होना है, उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है बच्चे में, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि आप सपोज मान के चलिए कोई आप चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप लड्डू बना रहे हैं, अब लड्डू में आप गुड़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो गुड़ क्या करना है आपको,
आप पूछते हैं मम्मा से कि कितना गुड़ डालना है इसमें लड्डू बनाने के लिए, तो मम्मी बोलती 3 गुना डाल दो। एक तो होता है दुगुना, मतलब जितना भी आप डाल रहे हैं उसका दुगना, और एक होता है 3 गुना। तो मम्मी ने बोला 3 गुना गुड़ इनफ है, 3 गुना गुड़ इनफ है। इनफ इनफ बोलते हैं ना, पर्याप्त है इतना गुड़, तो 3 गुना गुड़ इनफ है। इस तरीके से याद रखिए, जो गुड़ की बात चल रही है तो 3 गुना गुड़ इनफ है। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो उसमें 3 गुना गुड़ बहुत होता है, इतना डालना पर्याप्त मीठा हो जाता है। तो ये इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। ये हमने कर ही ली थी, क्रो के साथ में ही कर ली थी इसको। अब देखिए छठे नंबर पे वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं, शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। अब आप इसको ऐसे याद रखिए, वैलेंटाइन डे सब जानते हैं, मनाते भी होंगे। ये क्या है, आदर्श काल है, मतलब आइडियल टाइम मान के चलिए आप। क्या है ये, आदर्श काल है। किसके लिए, जो भी चाहे हमारे वैलेंटाइन हमारे पेरेंट्स हों, हमारे ब्रदर सिस्टर हों, जिन्हें भी हम अच्छा मानते हैं, जिन्हें भी हम प्यार करते हैं, तो उनके लिए उस दिन हम गिफ्ट लाते हैं। तो ये बिल्कुल आदर्श काल है। कौन सा डे, वैलेंटाइन डे। गिफ्ट देने का बहाना मिल जाता है और कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से याद रखिए, वैलेंटाइन डे क्या है, आदर्श काल है, आइडियल टाइम है बिल्कुल। 7वें नंबर पे देखिए वॉटसन। वॉटसन शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। क्या कह रहे हैं वॉटसन, कि शेष अवस्था जो है सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। विकास की जितनी भी और अवस्थाएं हैं, अभी हम और भी बहुत सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे, तो विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा तीव्र होती है शेषावस्था में। कौन सी अवस्था में, शेषावस्था में, है ना। सीखने की जो लर्निंग पावर होती है ना बच्चे में, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बड़ों में इतनी नहीं होगी जितनी बच्चों में होती है वो कैचिंग पावर। तो ऐसा कौन कह रहे हैं, वॉटसन कह रहे हैं। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, कि आप सपोज़ मान के चलिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार बोल देते हैं ना कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, देखो कितनी जल्दी सीखता है, उसने कितना अच्छा वर्क कर लिया। कई करते हैं ना पेरेंट्स नहीं तो आपके फ्रेंड ही मान लीजिए, कोई फ्रेंड आपके बोलते हैं। तो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, देखिए अगर पेरेंट्स माता पिता बोल रहे हैं और सपोज़ अपने बेटे को बोल रहे हैं, बेटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे वह सन, देखिए वो देखो वो सन, सीखने की तीव्रता उस सन की कितनी, वो सन कितना अच्छा है, उसकी सीखने की तीव्रता बहुत अच्छी है, बहुत अधिक है। क्या बोलेंगे वो, कि वह सन में सीखने की तीव्रता अधिक है। और सन से आप याद रख लेंगे वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा, सीखने की तीव्रता अधिक, कौन सी अवस्था में, शेष अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्राइड। फ्राइड ने क्या कहा है, शिशु जो कुछ बनता है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कौन, शिशु, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन का जो प्रारंभिक वर्ष है 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ऐसा किसने कहा है, फ्राइड ने कहा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए शिशु ने 4-5 फ्राई, कुछ भी मान लीजिए, पकोड़े खाए, फ्राई खाए, कुछ भी खाए, 4-5 फ्राई खा लिए, किसने खाए, शिशु ने खाए। और फ्राई करके खाए तो फ्राई से आप याद रखेंगे फ्राइड, फ्राई से फ्राइड। शिशु ने क्या खाए, 4-5 फ्राइड खाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। क्या कहा है थॉर्नडाइक ने, कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बालक हैं ना, ये अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे आप, थॉर्नडाइक से देखिए जो, हाँ जैसे कि राजस्थान में बोला जाता है थाने, बोलते हैं ना थाने, तो थाने डाई करी सपनों में। अब कोई भी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने सपना देखा, इस व्यक्ति ने क्या सपना देखा, कि जो दूसरे व्यक्ति का ये दूसरा व्यक्ति है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, डाई कर रहा है, बालों में डाई कर रहा है। तो ये क्या बोलेगा, कि मैंने सपना देखा, क्या सपना देखा, थाने सपनों में डाई करी, है ना, थाने डाई करी सपनों में। और आधा सपना देखा इसने, पूरा तो बीच में उठ गया, फिर मुझे किसी ने उठा दिया, मतलब आधा ही सपना हुआ था, तू डाई कर रहा था, ठीक है। डाई से आप याद रखेंगे थॉर्न डाइक, थाने डाइक
थॉर्नडाइक, ठीक है। 3-6 वर्ष तक क्या होता है, अर्ध स्वप्न, मतलब सपनों में देखा कि डाई कर रहा था और आधे सपनों में उठ गया, मतलब आधा ही सपना देखा तो अर्ध स्वप्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 10वां देखिए, रूसो के अनुसार, रूसो क्या कह रहे हैं, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। कौन है बालक के प्रारंभिक शिक्षक, उसके हाथ, पैर और नेत्र, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में किसी को पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो बालक देखिए करता भी है, पहचान लेता है ना किसी को भी, सोचता भी है, थिंकिंग भी करता है, याद भी करता है ना, बिल्कुल। तो ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, रूस जाकर, रूसो से आप मान के चलिए, रूस देश का नाम हो गया, रूस जाकर 5 वर्ष बाद कोई मुझे पहचान नहीं सकता। जैसे कि आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, किसी भी फ्रेंड से कह रहे हैं, किसी से भी कह रहे हैं कि मैं रूस जाऊंगा ना, देखना 5 वर्ष बाद मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, है ना, और याद ही नहीं कर पाएगा कि कौन है, मैं इतना बदल जाऊंगा। तो ये चीज़ आप इससे याद रखिए, रूस जाकर क्या होगा, 5 वर्ष बाद मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता। तो जैसे ही आप ये 5 वर्ष पहचानने वाली बात सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कहाँ जाना था, रूस जाना था। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि रूस जाकर 5 वर्ष बाद कोई मुझे पहचान नहीं सकता और याद भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमने ट्रिक से कुछ कथन याद करे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे कथन और याद भी हुए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब नेक्स्ट देखिए, शेषावस्था की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए जब शेषावस्था प्रारंभ हो गई हैं तो इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं। तो उनको देखेंगे क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक विकास में तीव्रता। जो शारीरिक विकास है इसमें तीव्रता रहती है। जो शुरुआत के 3 वर्ष होते हैं ना, इसमें क्या होता है, शुरुआत के 3 वर्षों में जो शिशु का शारीरिक विकास होता है ना, ये बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेज होता है। उसके जो भार होता है, भार और लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें, भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद जो है विकास की गति धीमी हो जाती है। मतलब शुरुआत के जो 3 साल है इसमें तो बहुत तेज होता है। इसके बाद क्या होता है, 3 वर्ष के बाद जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है और उसकी जो इंद्रियां होती हैं और कामेंद्रियां होती हैं, है ना, आंतरिक अंग होते हैं, मांसपेशियां होती है, इनका क्रमिक विकास होता है। तो पहला तो हो गया शारीरिक विकास में तीव्रता। शेषावस्था की पहली विशेषता हमने पढ़ ली, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। दूसरा है आत्म प्रेम की भावना। जो बच्चा होता है इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। देखो जो शिशु होता है इसमें जो आत्म प्रेम की भावना होती है ना, वो बहुत ही प्रबल होती है, बहुत ही तेज होती है। वह अपने माता पिता, जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता और भाई बहन, अपने ब्रदर सिस्टर आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। करता है ना बच्चा, देखा होगा अपने छोटे बच्चों को कि वो बहुत अटैचमेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, और उनका प्रेम भी मतलब चाहता है वो उसको प्यार करें, है ना। और पर साथ ही क्या होता है कि वो यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा किसी को ना मिले। आपने देखा होगा जब घर में 2 या 3 भाई बहन होते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को तो बिल्कुल बड़े वाले बच्चे को प्यार ही नहीं करने देता। वो बोलता है बस जो प्यार करना है मुझे ही कर लो, इसको नहीं करोगे, बोलता है ना। उसको चिढ़ जाता है अगर बड़े बच्चे को प्यार कर देते तो छोटा बच्चे की क्या होती है आदत, वो चिढ़ जाता है। तो मतलब उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि वो चाहता है कि ठीक है मुझे ही करो जो प्यार करना है और आप उसको नहीं करोगे, मतलब दूसरे बच्चों को नहीं करोगे, है ना। और यदि किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो क्या होता है, उसमें ईर्ष्या की भावना आ जाती है, वो ईर्ष्या करने लग जाता है। ये चीज़ देखना आप छोटे बच्चों में होती है। अब 3rd नंबर पे है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। एक शेषावस्था में क्या होता है, जो मानसिक क्रियाएं होती है इसकी तीव्रता होती है। तो देखिए जो शिशु होता है इसकी जैसे मानसिक क्रियाएं, जैसे ध्यान, है ना, स्मृति, जो मेमोरी होती है उसकी स्मृति, और कल्पना, जो इमेजिनेशन होती है, कल्पना, और संवेदना, इमोशंस, और प्रत्यक्षीकरण। तो ये सब चीज़ें विकास में इनका जो विकास होता है इसमें पर्याप्त तीव्रता होती है। किसमें, मानसिक क्रियाएं जैसे कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, इसके विकास में क्या होता है, पर्याप्त तीव्रता होती है। और 3 वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लग जाती हैं। मतलब 3 साल का होते होते सब उसकी जो जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं ना, वो सब काम करने लग जाती हैं, ठीक है, सारे कार्य करने लग जाती हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। किसमें,
सीखने की प्रक्रिया। तो देखिए जो शिशु होता है, शिशु में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी सीखता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। जितनी भी उसको ज़रूरी होती है ना, वो सारी बातें वो बालक सीख लेता है। जो छोटा बच्चा होता है वो सीख लेता है। इस संबंध में देखिए गैसेल क्या कह रहे हैं। गैसेल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि बालक जो प्रथम के 6 वर्ष है ना, स्टार्टिंग के बालक प्रथम 6 वर्षों में जो बाद के 12 वर्ष है ना, उनसे ज़्यादा दुगना किस में सीख लेता है, इन 6 वर्षों में ही सीख लेता है। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति। अब ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे क्या होते हैं कि दोहराते हैं, रिपीटेशन करते हैं, मतलब बात बात पे। तो शिशुओं में जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रबल होती है। उसमें क्या होता है, शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगी छोटे बच्चों में, और ऐसा करने में विशेष आनंद का भी अनुभव करते हैं। उन्हें अच्छा भी लगता है, जो भी बात जैसे बड़े बोलते हैं उनको रिपीट करेंगे, दोहराते हैं, और उनको खुशी भी होती है ऐसा करके, है ना। नेक्स्ट है कल्पना की सजीवता। अब देखिए जो कल्पना की सजीवता है, तो देखिए जो 3 से 6 वर्ष तक के बालक होते हैं ना, उनमें उन शिशुओं में कल्पना शक्ति बहुत ही तीव्र पाई जाती है, बहुत ही तेज होती है। और थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बालक जो हैं अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अभी हमने ये फैक्ट पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के बारे में। तो उसमें थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि जो इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो कैसे रहते हैं, अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। ठीक है। और देखिए जो कुप्पुस्वामी हैं वो क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। क्या बात है कि उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए छोटा बच्चा वो सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। तो इसलिए वो क्या ऐसा लगता है कि वो असत्यभाषी है। ये किसने कहा है, कुप्पुस्वामी ने कहा है। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर पे है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखिए जो बच्चा है 1 वर्ष की आयु पूरी करते ही, जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो 1 वर्ष की आयु पूरी करते ही शिशुओं में जो होती है जिज्ञासा होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उस समय होने लग जाती है, उस समय शुरू हो जाती है उनकी। और 3 से लेके 6 वर्ष तक के शिशु में यह जो प्रवृत्ति है ना जिज्ञासा की, ये तेज हो जाती है, तीव्र पाई जाती है। मतलब 1 वर्ष के बालक में तो शुरू हो जाती है ना, और 3 से जब 6 वर्ष की आयु होती है ना बालक की, तो उस समय ये प्रवृत्ति तेज हो जाती है ना। तो देखिए इस समय क्या होता है, जो बालक होता है वो क्या करता है, अपने जो खिलौने होते हैं ना, उसके टॉयज़ होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से उनका प्रयोग करता है। कैसे, कभी क्या करेगा, फर्श पर फेंक देगा, है ना, कभी तो उसको फर्श पर रख देता है, और कभी क्या करेगा, उसको अलग अलग भागों में कर देगा। जैसे उसको कोई पार्ट्स वाले होते हैं ना, उनके अलग अलग पार्ट्स कर देगा, है ना। कभी क्या करेगा कि उसको अलग अलग तरीके से रखने का कोशिश करेगा, उसको अलग अलग तरीके से, जैसे इस तरीके से रख देगा, कभी टेढ़ा, कभी किस तरीके से, है ना। तो इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा क्या होता है, वह अपनी जिज्ञासा जो होती है ना, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको संतुष्ट करता है ना। इसके अलावा वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न पूछता है। छोटे बच्चों को देखा होगा, मम्मी ये क्यों हो रहा है, या पापा ये क्यों ऐसा होता है, ये कैसे हो गया, है ना। तो ऐसे सवाल वो बहुत ज़्यादा करता है, और यही उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है 8th नंबर पे अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति में क्या होता है, शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण, जैसा कि कोई कर रहा है तो उसको देखकर सीखना, उसके जैसा करना, है ना। तो वह क्या करता है, अपने माता पिता, जो उसके भाई बहन होते हैं, इनके कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है। जैसे जैसे उसने घर में देखा कि उसकी जो मम्मी है बच्चे की, वो क्या कर रही हैं, पोंछा लगा रही हैं, तो छोटा बच्चा भी क्या करेगा, वैसे ही जैसे मम्मा पोंछा लगा रही है ना, बिल्कुल वैसे ही कोशिश करेगा पोंछा लगाने के लिए। और जैसे बड़े कोई झाड़ू लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसी ही कोशिश करेगा झाड़ू लगाने, मतलब उनका अनुकरण करता है ना। तो और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। आपने देखा होगा जैसे मम्मा ने बेड पे, ये जो बेड है, पलंग है, इस पे चादर बिछाई, ठीक है।
अब ये चादर जो बड़े लोग हैं वो तो ईजिली बिछा पाते हैं अच्छे से, उसको बढ़िया से, कोई उसमें रिंकल्स नहीं होते, बढ़िया से उसको लगा देते हैं, बिछा देते हैं चादर को। अब बच्चा भी सेम वैसी कोशिश करेगा, उसको चादर बिछाएगा। लेकिन अगर उसकी चादर गद्दे में नहीं दब रही है और अच्छे से नहीं लग रही है तो फिर वो कैसे व्यक्त करेगा? वो उसको रोकर व्यक्त करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अपनी असमर्थता व्यक्त करेगा कि मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ इस काम को। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। तो देखिए ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी भी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, बच्चे के विकास में ये सहायता भी करती है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशुअवस्था में। एक होता है 90 नंबर पे, दूसरों पर निर्भरता, है ना। जन्म के बाद क्या होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद क्या होता है कि शिशु जो होता है ना, शिशु कुछ समय तक जो अपने आप को असहाय स्थिति में रहता है। जो शिशु होता है ना, शिशु जन्म के बाद कुछ समय तक असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन, अन्य शारीरिक आवश्यकताएं, इसके अलावा जैसे प्रेम, सहानुभूति पाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब वो खुद तो कर नहीं सकता, नेचुरल छोटा बच्चा है, शिशु है, तो वो सारे काम खुद से तो कर नहीं सकता, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा किस पर? दूसरों पर। और वो दूसरे कौन होते हैं? या तो उसकी मम्मी होती है, या फिर उसके फादर होते हैं, है ना, या फिर दादा दादी, ये लोग होते हैं ना। तो वो दूसरों पर डिपेंड रहता है ना। और वह मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। तो दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है कौन सी अवस्था में? शिशुअवस्था में। 10वां पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो देखिए जो शिशु होता है, शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार क्या होता है? उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। उसका जो भी बिहेव होता है ना, बिहेव उस पर डिपेंड करता है। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वह उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करेगा। जैसे बच्चों को होता है ना, गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्सा किससे व्यक्त करेगा? या तो बोल सकता है तो वो बोल के व्यक्त करेगा, है ना, या फिर अपनी क्रिया द्वारा व्यक्त करेगा। जो छोटे बच्चे हैं, अब वो नहीं बोल सकते तो वो करते ना, रोकर या किसी चीज़ को पटक कर इस तरीके से गुस्सा अपना जाहिर करते हैं, है ना। यदि उसे भूख लगती है तो क्या करता है वो? तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसको अपने मुंह में रख लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब भूख लगने लगती है तो मुंह में उस कोई भी चीज़ जो वस्तु होती है उसको खाने लग जाते हैं। तो ये जो अवस्था है ये भी कौन सी है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है इस अवस्था में, है ना। और 11वां पॉइंट है नैतिकता का अभाव। अब देखिए ये जो अवस्था है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। एक छोटे बच्चे में ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है? ये तो बड़ों को इसे समझाना पड़ता है। उसको अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान नहीं होता है। इसके साथ ही उन्हीं कार्यों को करता है जिनको उसको आनंद आता है। मतलब बच्चा जो होता है ना, वह उसी कार्य को करेगा जिसको करने में उसको आनंद आएगा, भले ही वो गलत काम हो, चाहे वो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो करेगा क्योंकि उसे आनंद आ रहा है। इस प्रकार उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है 12वें नंबर पे संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन। तो इसमें देखिए क्या होता है, शिशु में जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कोई संवेग नहीं होता। मतलब एक ही संवेग होता है। कौन सी संवेग होता है वो? उत्तेजना। ठीक है, इसके अलावा उसमें कोई भी संवेग नहीं होता है। अब देखिए इस संबंध में ब्रिजेस ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर घोषित किया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं ब्रिजेस। ठीक है, ब्रिजेस ने कब? 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर क्या घोषित किया कि जो 2 वर्ष तक का बच्चा है ना, 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेग, जितने भी उसमें इमोशंस होते हैं वो सब आ जाते हैं। और बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशुओं में मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं। कितने इमोशंस माने हैं? 4। कौन कौन से? एक तो बोलते हैं ये भय, एक क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, ये 4 इमोशंस हैं जो कि जो बाल मनोवैज्ञानिक है उन्होंने माना है कि जो शिशु होते हैं उनमें मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं। ठीक है। 13वें नंबर पे है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति जो
बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति जो होती है ना वो बहुत ही प्रबल होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, पर वयस्कों के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब होती तो है बच्चे में, पर क्या होता है कि वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे बड़े व्यक्त कर सकते हैं ना, वैसे व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी माता का जब वो स्तनपान करता है ना, दूध पीता है, तो क्या करता है वो माता के जो स्तन होते हैं और युनांग होते हैं उन पर हाथ रखता है। तो इस बात का सूचक है कि बालक में काम प्रवृत्ति होती है। अब 14वें नंबर पे देखिए, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। जो बालक होता है इसमें जो ये अवस्था है शिशुअवस्था, इसमें क्या होता है, जो दूसरे बालक होते हैं उनमें रुचि या अरुचि तो देखिए उत्पन्न हो जाती है। ये जो अवस्था है ना, इसमें क्या होता है, जो बालक शिशु होते हैं उसमें जो दूसरे बच्चे होते हैं ना उनके प्रति उसकी या तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी या फिर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, है ना। और इस संबंध में स्किनर क्या कहते हैं, देखिए स्किनर ने कहा है, बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। मतलब 1 वर्ष का होने से पहले ही वो अपने जो उसके साथी होते हैं उनमें अपना इंटरेस्ट व्यक्त करने लगता है, मतलब अपनी रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है। प्रारंभ में क्या होता है, स्टार्टिंग में, कि ये जो रुचि होती है इसका स्वरूप अनिश्चित होता है, और पर शीघ्र क्या होता है, ये अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। तो देखिए बालकों में, छोटे बच्चों में रुचि और अरुचि भी होती है ना, मतलब इंटरेस्ट भी होता है और इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता। तो देखिए अब नेक्स्ट है 15वें नंबर पे सामाजिक भावना का विकास। तो जो बच्चा होता है, शिशु होता है, शेष अवस्था होती है, इसमें सामाजिक भावना का विकास भी होता है। देखिए जो ये अवस्था है इसके अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। इस बारे में जो वैलेंटीन है ये क्या कह रहे हैं, देखिए 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाइयों बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब छोटा बच्चा 4 या 5 वर्ष का बच्चा, और उसमें क्या होता है कि उससे जो छोटे भाई बहन होते हैं ना उनके रक्षा करने की उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। मतलब अगर बच्चा 4-5 साल का है तो वो कितने साल के बच्चे के साथ खेलना पसंद करेगा, वो खेलना पसंद करेगा 2 से 5 वर्ष तक के ही बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझीदार बनाता है, और क्या करेगा, अपनी मतलब जो वस्तुएं हैं उसमें दूसरों को साझीदार बना देगा, मतलब शेयर भी करेगा। वह दूसरों बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करेगा और दुख में उनकी सांत्वना देने का प्रयास करेगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं शिशुअवस्था में। तो देखिए सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है। 16वां पॉइंट है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। जो छोटा बच्चा होता है, शिशुअवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति भी होती है ना। इस प्रवृत्ति में क्या होता है, कुछ परिवर्तन भी होते हैं, और उन कुछ परिवर्तनों को व्यक्त करते हुए क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, देखिए क्रो व क्रो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। बहुत ही छोटा है ना अगर शिशु बच्चा, तो वो अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था में से गुजरता है। अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, स्किनर ने क्या लिखा है कि बच्चा जो होता है, पहले तो जब छोटा होता है ना बच्चा, तो वो अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरों जो बालक हैं उनके पास खेलने की अवस्था में से गुजरता है, मतलब उनके पास जाकर खेलने लग जाता है। फिर लास्ट में फाइनली क्या होता है, वह अपनी आयु के जो बालक होते हैं उनके साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी आयु के बालकों के साथ खेलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियोस और आपके लिए बना सकें, मोटिवेट हो सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।